तेजस्वी जी के पद चिन्हों पे चलो, हेमंत जी के, सोरेन के सब पद चिन्हों पे चलो, आदरणीय केजरीवाल जी के पद चिन्हों पर अगर देश चलने लगा तो सारे मैथिल जी, सारे चौकी, थाना, सारी जांच एजेंसियां बंद हो जाएंगी। हमारे मित्र कपिल श्रीवास्तव जैसे जो वकील वर्ग के मित्र हैं, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे, कचहरी में कोई मुकदमा नहीं जाएगा, हर आदमी अपना खुद ही फैसला कर लेगा, कहेगा मैं ईमानदार हूं, कहेगा मुकदमा, कौन भाई का लाल मुकदमा करेगा मेरे खिलाफ? लो, बोले हम कट्टर ईमानदार हैं भाई, मेरे खिलाफ मुकदमा होगा। थोड़े पिलपिले ईमानदार होते तो मुकदमा हो भी सकता था, जब कट्टर है तो कैसे नोटिस मांग ले? तो अब भारत में ये मुझे लग रहा है ये एक अजब किस्म का मॉडल आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, नहीं मैथिल जी? धन्यवाद अग्निहोत्री जी। अपना काम खुद ही निपटाओ, खुद ही फैसला दो और मस्त रहो। धन्यवाद अग्निहोत्री जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम जी। देखिए, अभी मैं सुन रहा था, तीनों प्रवक्ताओं को मैंने सुना और किस प्रकार से वो भ्रष्टाचार को एक आम आदमी की जरूरत जिसे कहेंगे वो दिखा रहे थे कि भाई हम भ्रष्टाचार भी करेंगे, उसके बाद हमारे कानूनी हित भी जो हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, तकी साहब कह रहे थे कि हम तो बहुत सहयोग कर रहे थे। मैं शराब घोटाले के अंदर, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के जितने भी ये नेता हैं वो लगे जा रहे हैं, धरे जा रहे हैं, उनके खिलाफ ईडी के पास बहुत मजबूत जानकारियां हैं, मनी ट्रेल्स हैं। और आप सुनिए तकी साहब, बीच में मत कूदिए, वो शांत थे सबके। ये गरम तवे पर जो पॉपकॉर्न की तरह फूटते हैं ना भ्रष्टाचारी, सुन लो, आपके लिए ये 4 लाइनें हैं कि भैया जब भी आईना उठाया करे, पहले देखा करे और फिर दिखाया करे। आप ही की वो पार्टी है ना जो 400 पन्नों की फाइल लहराती थी अरविंद केजरीवाल जी द्वारा मंच पर कि भैया हम जो है अरविंद केजरीवाल जी जैसी सत्ता में आएंगे सबसे पहले जो है शीला दीक्षित जी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चलिए, अब इसके इतर मैं बात करता हूं कि तो कट्टर ईमानदार है और वो जनता जानती है कट्टर ईमानदार है, कट्टर भ्रष्टाचारी है। अगर ये ईमानदार होते या इतनी सी भी कहीं पे कोर्ट में कहीं पे भी कानूनी सहायता मिल सकती होती तो कोर्ट इनको सच में जमानत देता। अब मैं आ जाता हूं ईडी की कार्रवाई के ऊपर, और जो चिल्ला रहे हैं, आप देखिए अग्निहोत्री जी, पिछले 9 साल के अंदर इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, हमारा फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हिट हुआ। हम लोग विदेशी अर्थव्यवस्थाओं के डावाडोल होने के बावजूद भी देश में स्ट्रांगली अपनी अर्थव्यवस्था को कायम रख पाए। उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कारण है भ्रष्टाचार पे लगाम। आप देखिए, मैं एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, 2004 से 14 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकारें रही। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, तब उस समय में, अरे सुन लो भैया, काहे परेशान क्यों हो रहे हो? सूर्यप्रकाश मैथिल की आवाज। 112 छापे पड़े थे और कुल मिला के 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति और परिसंपत्तियां जो हैं वो ईडी ने सीज की थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही ईडी के अंदर जो अधिनियम चेंज हुआ जिसका अभी ये जिक्र कर रहे हैं, उसका छापे बढ़े और 3370 छापे अब तक पड़ चुके हैं और 1,40,000 करोड़ से ज्यादा की परिसंपत्ति जो है, और संपत्ति कैश रिवार्ड्स हो गए, सोने की ईंटें हो गई, चांदी की ईंटें हो गई, साथ में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, वो पकड़ में आई हैं। और एक मैं पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताइए ईडी क्या करेगी यदि साहू साहब के घर में नोटों के बंडल और सोने की ईंटें नहीं मिलती? ईडी क्या करती यदि अभी जो अभी एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनके घर पे छापा पड़ा था कन्नौज के अंदर, पीयूष जैन, जिनके यहाँ नोटों की बारिश हुई पड़ी थी, वहां पे जो मशीनें हैं वो गिनते गिनते थक गई थी। ईडी क्या करेगी यदि आप नौकरी के बदले जमीन घोटाला नहीं करेंगे? ईडी क्या करेगी यदि आप 5000 करोड़ 10,000 करोड़ का घोटाला नेशनल हेराल्ड में नहीं करेंगे? तो अरे ईडी तो तभी कुछ करेगी ना जब आपने भ्रष्टाचार किया होगा। मैं अपने अग्निहोत्री जी की भाषा में बोलता हूं कि ननकू को ईडी क्यों पकड़ के ले जाएगी यदि ननकू के पास में हथियार नहीं मिलेंगे, ननकू के पास में अवैध पैसा नहीं मिलेगा, ननकू ने भ्रष्टाचार नहीं किया होगा, तो कैसे ईडी पकड़ लेगी भैया? और कोर्ट के अंदर ईडी कहेगी क्या कि भैया हमें शक है सिर्फ इनके ऊपर तो हम इनको अरेस्ट कर रहे हैं? कोर्ट कहेगा ये देश संविधान से चलता है और इस देश के संविधान में हर नागरिक को ये अधिकार दिया गया है कि वो
कोर्ट में आए और अपने आप को इनोसेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। वहां अगर ईडी के पास सबूत नहीं होंगे तो कैसे ईडी वहां पर उनकी हिरासत मांग लेगी? ये यहाँ पे बैठकर चिल्ला रहे हैं, देखिए कपिल श्रीवास्तव जी, ये वकील हैं, फिर भी इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भ्रष्टाचार का साथ नहीं देना चाहिए। यूपी पे भी चल जाएगी, क्या उनकी मजबूरी है क्या ननकू का किस्सा सुनाना। ठीक है, अरे आपकी मजबूरी है चिल्लाना, क्योंकि अभी अखिलेश भैया के घर भी ईडी पहुंच रही है। वो सोने की ईंटें और नोटों के बिंडल जो कन्नौज में मिले थे ना, उसकी एक ट्रेल वहां लखनऊ में मिलने जा रही है। और अभी तुम भी रोड पे घूमोगे, कूदते फिरोगे बाबा जी के राज में। लेकिन याद रखना कपिल भाई रुकना होगा, ठीक है, योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। अगर कोई भी बदतमीजी हुई तो याद रखना कि आपकी स्थिति क्या हो जाएगी। ठीक है, दोनों लोग रोकूंगा। ईडी के जो कानून हैं जिनकी चर्चा हुई, अव्वल तो वो कानून भारत की संसद की मंजूरी से बदले गए, संशोधित हुए ईडी को ताकतवर बनाने के लिए। त्रिपाठी जी, भारत की संसद की मंजूरी से हुए, और अगर मैं गलत याद नहीं कर पा रहा हूं तो शायद चिदम्बरम के समय में हुए थे ये प्रपोजल आए थे, ठीक है, चिदम्बरम गृह मंत्री थे। दूसरी, इन संशोधनों के विरुद्ध, सेंसिबल बात कह रहा हूं, तू मैं नहीं, इन संशोधनों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में गए थे लोग, क्या राजनीतिक लोग ही गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन संशोधनों को निरस्त करने से मना कर दिया था, यह भी सच है, ठीक। तीसरी बात, अभी किसने, तकी साहब ने या किसने कही कि भाई हम लोग इसलिए छुपे हैं, सामने नहीं जा रहे हैं ईडी के नोट के, कि वो पकड़ के बंद कर देंगे, फिर हम छूट नहीं पाएंगे, फिर हम ही को साबित करना पड़ेगा कि हमने चोरी नहीं की, ऐसा वो कह रहे थे। आपको सिद्ध करना है कि आपने अपराध नहीं किया। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के कैटेगरी में जितने अपराध हैं, लगभग सब में इस देश ने यही प्रवृत्ति, यही प्रकृति स्वीकार की है कि जिस पर आरोप है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, उसको ही बताना, सिद्ध करना होगा कि हम दोषी नहीं हैं, हमने अपराध नहीं किया। त्रिपाठी जी, कोई नई बात है क्या? सुप्रीम कोर्ट गए थे ना इस मामले में कि ईडी को पुरानी स्थिति में लौटा दिया जाए, नए संशोधन ठीक नहीं है, लोग संसद में जो हुए, सुप्रीम कोर्ट ने तो बात नहीं मानी। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, पहले तो मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं कि चाहे इसकी बहस, जो कहते हम प्रवक्ता कुछ है और आपकी भी व्याख्या कुछ हो जाती है और भाजपा वाला प्रवक्ता भी कुछ भी बोल देते हैं, ये ठीक नहीं है। जो कह रहा हूं उसको मानिए। निश्चित तौर पर आरोप इस बात का है कि एजेंसियां पक्षपातपूर्ण कार्यवाही कर रही हैं इस समय देश में, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है? आप ननकू का, रज्जाक का उदाहरण ले आइए और नोटिस दिखाते रहिए। नोटिस दिए किसे जा रहे हैं और क्यों दिए जा रहे हैं और किनको परेशान किया जा रहा है? दरअसल आप नोटिस किसी राजनीति के बीच में ही चुनाव कराना चाहते हैं और चुनाव में सबकी छवि धूमिल करना चाहते हैं। महामानव की ही छवि बनी रहेगी। और महामानव के ऊपर जो गुजरात में आरोप थे, उनका क्या हुआ? जो मुख्यमंत्री बने, वो गृह मंत्री बने बैठे अमित शाह जी, उनको भी तड़ी पार कहा गया था। ठीक है, नहीं, इस कांग्रेसी प्रवक्ता को मैं एक बार समझा देना चाहता हूं। अपने कान और आंख कान सब खोल के रख लो मेरे भैया। कोर्ट से माननीय गृह मंत्री जी को बाइज्जत बरी किया गया था और सुप्रीम कोर्ट तक तुम लोगों ने पूरा प्रपंच रखा था। तीस्ता सीतलवाड़ आज भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई है। उसकी नियमित जमानत अर्जी जो है वो खारिज हो गई है, क्योंकि कोर्ट ने भी माना है कि कांग्रेस की केंद्र सरकार द्वारा तीस्ता सीतलवाड़ को मोहरा बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को फंसाने की पूरी कोशिश हुई। कई एसआईटी बनी, कई आयोग बने, हर आयोग और हर एसआईटी की अग्नि परीक्षा को हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने पार किया है, याद रखना। अरे चोरों, तुम्हारा समय
समय खत्म हुआ, देश की जनता जानती है जो 400 के केस में बेल पे बाहर हो, देश की संपत्तियां लूट, दोनों लोग रुकिए, दोनों की आवाज रुकिए, यहाँ बैठ दोनों की आवाज रुकिए, मर्यादा की बात ना करें। मैथिल साहब गृह मंत्री जी के लिए नहीं बोलेंगे, अब आप भी रुकिए, ना इनको बोलिए, गृह मंत्री जी के नहीं बोलेंगे। इनको हिम्मत कैसे हुई जब 22 जनवरी कोर्ट ने कर दिया तो इनकी हैसियत और नोटिस भिजवाइए, आप नोटिस भिजवाइए, गृह मंत्री जी के लिए बोलेंगे। अभी रुकिए, अभी आप नोटिस भिजवाइए, आप मानना का अगर आपको लगता है ऐसा। अभी रुक जाइए भैया, कपिश बाबू आप भी रुको,